हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक कोर 13 इकोनॉमिक्स ऑनर्स से है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन कोर 13। सो हमें एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आएगा, तो हमें पढ़ना है इसके लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोज़। So now we'll start the topic, the financial decentralization in India. So पहले तो फाइनेंशियल समझ लो। फाइनेंशियल मतलब पैसा कौड़ी का जो भी रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है, उससे रिलेटेड। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि किस तरह हम बांट रहे हैं उसको, ठीक है, नीचे लेवल पर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइनेंशियल पावर्स, resources and responsibilities from the central government to state government and local governing bodies such as panchayat and municipalities. तो इसका फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का मीन्स यही है कि इस तरह हम फाइनेंशियल पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्निंग बॉडीज़, तीनों के बीच, ठीक है, फाइनेंशियल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफ़र। This devolution of financial authority aims to promote local decision making, enhance service delivery, and empower local communities to address their unique needs and challenges. So now we will discuss about the evolution of financial decentralization in India. So हमारे कंट्री इंडिया में किस तरह फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इवॉल्व हुआ, किस तरह स्टार्ट हुआ और अभी कैसा उसका प्रोसीजर चल रहा है। The journey of financial decentralization in India can be traced back to the recommendations of various committees and the constitutional provisions that laid the foundation for a decentralized governance structure. तो वेरियस कमिटीज़ आई थी इसके रिगार्डिंग कि डिसेंट्रलाइजेशन जो हो, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह किया जाए, कैसे किया जाए, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। कमिटीज़ के बारे में किस तरह इवॉल्व किया, थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे हम लोग इसमें। तो पहला है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992. These amendments granted constitutional status to rural and urban local bodies known as panchayats and municipalities respectively. They mandated the devolution of financial resources, functions and responsibilities to these bodies, ensuring a more democratic and participatory local governance system. So 74th और 73rd जो दोनों एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें क्या बोला गया कि हमारा लोकल बॉडीज़ बनाया गया, रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी, जो कह सकते हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। पंचायत रूरल हो गई और म्यूनसिपैलिटीज़ अर्बन लोकल बॉडी। तो जब हम कुछ ऐसा बॉडी बनाएंगे तो ज़रूर हम उसे पावर ग्रांट करेंगे। तो उस समय ही जब ऐसा बॉडी बना तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो इसे हम कह सकते हैं कि पहला स्टार्टिंग जब डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंशियल में सेक्टर में स्टार्ट हुआ। देन सेकेंड वन इज बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। तो 1957 में एक कमेटी बना, दैट इज कॉल्ड बलवंत राय मेहता कमेटी। दिस कमेटी emphasized decentralized planning, highlighting the importance of grassroots involvement in decision making and resource allocation. तो इस कमेटी ने ऐसा सजेस्ट किया कि क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, किसी भी चीज़ का, पावर का, फंक्शन का, जो भी है डिसेंट्रलाइज करो, मतलब सब में बांटो, नीचे के लेवल में भी। क्योंकि उन्हें लगता था, बलवंत राय मेहता कमेटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि नीचे अगर लेवल पे काम हो रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा से हो सकता है, क्योंकि सेंटर पे बैठ के एक ही सरकार सिर्फ नहीं देख सकती है। तो नीचे हमें बॉडीज़ चाहिए जो लोकल प्रॉब्लम्स को देखे और उसको सॉल्व करें। तो इसलिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन का बात कहा 1957 में। देन कम्स अशोक मेहता कमेटी. This committee focused on strengthening panchayat and recommended the establishment of a 3-tier पंचायती राज सिस्टम for effective decentralized governance. इन्होंने कहा कि हमें 3-tier पंचायती राज सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव, इससे क्या होगा, इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन होगा, मतलब अच्छे से पावर का जो भी होगा, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिससे कि अच्छे से गवर्नेंस चल पाएगा। देन आया सरकारिया कमीशन 1988. This commission underscored the need for fiscal autonomy for panchayat and municipalities and recommended the devolution of fund and function. तो हम देख सकते हैं कि सरकारिया कमीशन में पहली बार बात की गई फंड का, कि कहा गया कि अगर पंचायत को हमने पावर दिया है तो फंड, पैसे भी तो देने पड़ेंगे ताकि वो सॉल्व कर सके ग्रास रूट लेवल पे। तो ये सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी जो कि 1988 में आई थी। तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। पहला ऑब्जेक्टिव दैट इज कॉल्ड उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नेंस. इट empowers panchayat and municipalities to make decisions that are closer to the needs and preferences of local population. Second, service delivery improvement. Decentralized government can lead to more efficient and effective delivery of public services as local authorities are better positioned to understand and address local challenges. Now, the third one is
Equitable resource allocation. It aims to ensure equitable distribution of resources across different regions and communities, reducing regional disparities. Now, fourth, participatory decision making. Financial decentralization promotes citizen participation and involvement in local governance, fostering a sense of ownership and accountability. Fifth, accountability and transparency. Local governments become more accountable to their constituents when they have control over financial resources and expenditure. सो हमने देख लिया कि किस तरह ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. नाउ वी विल सी अबाउट चैलेंजेस कि चैलेंजेस क्या क्या है. डिसेंट्रलाइजेशन हम कर भी रहे हैं, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन. सो देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल होता है. उसी तरह एक नेगेटिव साइड होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है किसी भी टॉपिक का. तो चलिए, अब हमने पॉजिटिव तो देख ही लिया, अब चलिए नेगेटिव देखते हैं. सो द फर्स्ट चैलेंज इज फिजिकल इम्बैलेंस. इसमें फिजिकल इम्बैलेंस हो जाता है. मेनी स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स लैक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ड्यू टू their heavy dependence on central transfers which can hinder their capacity for independent decision making. The second है capacity constraints. Panchayat and municipalities often lack the technical and administrative capacity to effectively manage decentralized funds and carry out planning and implementation. Now, the third one is vertical imbalance. The vertical division of revenue between the center, states, and local governments is skewed, limiting the fiscal resources available to local bodies. Now, the fourth one is inadequate revenue generation. Local governments heavily rely on grants from higher level of government, which might not be sufficient to meet their needs. The fifth, political interference. Political factors can influence resource allocation and decision making at the local level, undermining the autonomy of local bodies. Sixth, lack of transparency. Weak financial management practices in some local governments can lead to misappropriation of funds and lack of transparency. So these were the challenges which were involved in financial decentralization. Now we will see how the financial decentralization has impacted India throughout the years which has passed by. तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे जो अभी ईयर्स पास हुए हैं उसमें फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ने किस तरह भूमिका निभाई है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे इंडिया के इकोनॉमी पर. सो नाउ जस्ट सी. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पैक्ट इज लोकल डेवलपमेंट. इससे लोकल डेवलपमेंट हुआ है. सेकेंड, सोशल इंक्लूजन. थर्ड, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग भी हुई है. देन फोर्थ वन इज स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी. फिफ्थ, इम्प्रूव डेटा कलेक्शन. एंड सिक्स, इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी हो पाई है इसके वजह से. So these are the impacts of decentralization, financial decentralization in India. Now we will come at the conclusion and then there we will end the topic. Financial decentralization in India is an ongoing process aimed at enhancing local governments, promoting grassroots development and ensuring equitable resource allocation. While challenges persist, the impact of decentralized governance is evident in improved service delivery, citizen participation, and social inclusion. To further strengthen financial decentralization, efforts must focus on empowering local governments, enhancing fiscal autonomy, and building capacity at the grassroots level. This will contribute to the overall development and well-being of the nation while embracing the principles of democratic governance and local empowerment. So this was the topic, guys. I hope you all like the video, and if you like the video then please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get all the notification. PDF is in the description so you can download it from there. Thank you.